हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल्स सारे एक साथ। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट एग्जांपल 11.1 से। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आपको क्या क्या गिवन है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लें। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है करंट 0.5 एम्पियर और टाइम 10 मिनट्स। हमेशा ऐसा यूनिट्स में सारी वैल्यूज होनी चाहिए, तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। अब फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मुलेज एक बार सारे हम साइड में लिखते जाते हैं ताकि एक साथ आपको सारे फॉर्मुलेज मिल जाए। मैं यहाँ लास्ट में लिखती हूँ। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, मींस चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। और आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कितना चार्ज होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से Q क्या हो गया IT, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है I और T। सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो नीचे, ठीक है, 5 6 30 और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11.2 क्या दिया 11.2 में, हाउ मच वर्क इज डन। तो वर्क और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, सेकेंड फॉर्मूला, वर्क पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दिया है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम, चार्ज दिया 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की गई है। अभी मैंने आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना आप वर्क करोगे दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट। फॉर्मूला मैंने लिख दिया V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W क्या हो जाएगा, वी क्यू, V इंटू क्यू 24 और वर्क यूनिट होती है जूल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11.3 लेते हैं। एग्जाम्पल 11.3 ए पार्ट। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। हाउ मच करंट आपको पूछा है, विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। सोर्स हमारे पास है 220 वोल्ट का। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ए पार्ट इतना ही है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। I फाइंड करना है इस फॉर्मूले से, तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। I विल बी V अपॉन आर, V अपॉन आर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 11 जा 2 6 जा, ठीक है, 11/60। इसको आप डेसिमल में निकाल लें, ठीक है, आ जाएगा ना, तो कर सकते हो। 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 0.1833 एम्पियर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। बुक में शायद 0.180 तक लिखा हुआ है, बुक में यहीं तक लिखा हुआ है 0.18 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। कितना करंट होगा, वोल्टेज है 220 वोल्ट का सोर्स है। इफ रेजिस्टेंस इज 100 ओम, इफ रेजिस्टेंस इज 100 ओम, सेम वही फॉर्मूला, I इक्वल टू V अपॉन आर फ्रॉम ओम्स लॉ, V अपॉन आर, डेसिमल हटा दिया, 2.2 एम्पियर करंट हमें मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11.4, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट। मैंने ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, इसमें करंट 4 एम्पियर का जा रहा है, ठीक है। अब आगे है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को 60 वोल्ट के बजाय 120 वोल्ट कर दें तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या सेम होगा, उस हीटर का, हीटर दिया है ना आपको, हीटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हीटर का रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, ओम्स लॉ,
रेजिस्टेंस निकाला है तो V अपॉन आई हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई, V 60 I 4, 15 4 ज़ा 60, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। अब यहाँ पे आओ, रेजिस्टेंस इसका आपके पास है 15 ओम, वोल्टेज है 120 वोल्ट, तो करंट कितना होगा, सेम फॉर्मूला ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो आई हो जाएगा V अपॉन आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आर, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 15 8 120, डायरेक्ट हो गया है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल 11.5। 11.5 में न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में ही आपको दिक्कत आती है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है L अपॉन ए। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो मिलेगा रो इक्वल टू रो। रो इज रेजिस्टिविटी, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज कांस्टेंट, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। आपकी बुक में एक टेबल भी बनी हुई है जिसमें कंडक्टर्स, एलॉयज और इंसुलेटर्स की टेबल 11.2, इसमें सबकी रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो कोई एक, जैसे सिल्वर ले लिया हमने, सिल्वर एक कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, वो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल 11.5, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। लेंथ दी हुई है 1 मीटर, रेजिस्टेंस इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ टेम्परेचर का कोई काम नहीं है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। वैसे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है मेटल्स के लिए, मेटल्स में जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही दिया हुआ है। और क्या दिया है, इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, डायमीटर इज 0.3 mm, resistivity, what will be the resistivity of metal at the temperature, और predict the material of the wire। हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, तो सबसे पहले डायमीटर पे काम करते हैं। डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे हम। डायमीटर अगर 0.3 mm है, हाँ 0.3 अपॉन 2 mm, ठीक है, दैट इज 0.15 mm। अब मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या होता है, 10⁻³ मीटर। क्यों होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितना हो गया, 1000 मिलीमीटर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो जब भी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में डिवाइड, जब भी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, ठीक है। उसका जो भी रिलेशन होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो डिवाइडेड बाय 1000 करने की जगह मैंने 10⁻³ लिख दिया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, ये और ये सेम। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गई। अब हम पहले एरिया निकाल लें क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ए आएगा, तो एरिया क्या होगा, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज ये वायर है तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अगर हम यहाँ से इसको कट करें तो कैसा शेप दिख रहा है आपको, सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल इज πr², ठीक है। तो हम वही यूज करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो यहाँ से एरिया निकाल लें, इज πr², पाई इंटू इसका स्क्वायर करना है 0.15 इंटू 10⁻³ 0.15 इंटू 10⁻³, ठीक है। यहाँ ले रहे हैं आगे, एरिया इज 3.14 इंटू 15 होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा, 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस, 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगना है, 1 2 3 4, ठीक है, एक जीरो हमें लगाना पड़ा। और 10⁻³ और 10⁻³ बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, -3 क्या हो जाएगा, प्लस करोगे तो -6, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 314 इंटू 225, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं 16 6 7 8 9 10। कुछ गलत हुआ चेक करें जल्दी से, सही लग रहा है
70650। डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा? यहाँ पर 4 डिजिट है और यहाँ पर 2, मतलब 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया एरिया। अब हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था R इक्वल टू रो L अपॉन ए, और हमें फाइंड करना है रो। तो रो क्या हो जाएगा? L और A की साइड चेंज करोगे, रो को यहीं रखो, L और A की साइड चेंज करते हैं, तो A ऊपर और L नीचे, ठीक है। देयरफॉर रो इज RA अपॉन L। अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं? रेजिस्टेंस है 26, एरिया अभी हमने निकाला 0.07065, डेसिमल के बाद वाला जो लास्ट में 0 है, एंडिंग 0, उसको हम छोड़ सकते हैं, इंटू 10⁻⁻6 अपॉन लेंथ है 1, तो अपॉन 1 मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इनको, तो चलें जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें। 7065 इंटू 26, 183,690। डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट पे कोई डाउट आ रहा है तो फॉर्मूला देखो, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो क्या हो जाएगा? RA अपॉन L। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 11.6। A wire of given material having length L and area of cross section A। आपके पास एक वायर है, सपोज एक वायर है, इसकी लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये A, ठीक है। ये वायर है, सपोज ये वायर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये इसकी लेंथ। आगे क्या दिया है? हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम। What would be the resistance of another wire of same material? मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है मतलब क्या सेम है? क्या सेम है? रेजिस्टिविटी सेम है। अगर मटेरियल सेम है, जैसे मैंने बोला था सिल्वर लिया हमने, कॉपर लिया, अगर मटेरियल सेम लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। मींस यहाँ पर सेम मटेरियल का मतलब सेम मटेरियल मींस रेजिस्टिविटी सेम, ठीक है। आगे हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। तो अब आपके पास लेंथ है L/2, मतलब इसको हमने हाफ कर दिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ है L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है A/2A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? 2A, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूले में पहले वाला केस R इक्वल टू रो L अपॉन A, और R दिया हुआ है 4, ठीक है। सो रो L अपॉन A इज 4। अब आगे रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस निकालते हैं हम, रो L अपॉन A। L की जगह क्या है? L अपॉन 2, और A की जगह है 2A, ठीक है। इतना क्लियर? अब ये L अपॉन 2 को मैं ऐसा भी तो लिख सकती थी, अपॉन 2, L और अपॉन 2 नीचे, ठीक है, और नीचे 2A ऑलरेडी है, सो दिस बिकम्स रो L अपॉन 4A, दैट इज 1/4। सेपरेट कर दो, या ये काम करो ऐसा सीधा, रो L अपॉन A की जगह क्या लिख सकते हो? रो L अपॉन A की जगह क्या लिख सकते हो? 4, और नीचे 4 एज इट इज, तो इसका रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.7। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज, चलो फॉर्मूला सीरीज का, अगर दो रजिस्टर सीरीज में हो तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, RS लिख देते हैं, S फॉर सीरीज, या RE इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, दैट इज R1 प्लस R2, दैट इज 4 प्लस 20, 24 ओम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है करंट थ्रू द सर्किट। ओम्स लॉ लगाते हैं, करंट होता है V अपॉन R। अब R कौन सा लें? R इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल करंट सर्किट का हम बता रहे हैं, तो हम टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। RS, V इज गिवन 6 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट सीरीज का हमें मिला 24,
6 4 are 24, 1/4 is 0.25 एम्पियर. नेक्स्ट सी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर. देखो सीरीज में क्या सेम होता है, ये ध्यान रखेंगे, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है, डिफरेंट होता है, डिवाइड हो जाता है. ठीक है, ये एक और पॉइंट है, सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिपेंड करता है कि कैसा रेजिस्टेंस है. तो यहाँ पर इसके अक्रॉस अगर आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो इसके अक्रॉस आपको कुछ अलग वैल्यू मिलेगी और इसके अक्रॉस कुछ अलग वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो V1 यहाँ ले लेते हैं और यहाँ V2 ले लेते हैं, ये R1 ये R2. तो हमें V1 और V2 कैलकुलेट करना है. ओम्स लॉ लगाते हैं, V इक्वल टू IR1. I को I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि I दोनों में सेम जाएगा, सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है. ठीक है, I करंट कितना है 0.25 की जगह मैं 1/4 ले लूँ, कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा. इंटू R1 इज 4, तो ये आ गया 1 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर मिल गया, अभी अक्रॉस बल्ब V2 इज IR2, करंट है 1/4, 1/4 की जगह ये भी ले सकते हो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, हम कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं. ठीक है, R2 वैल्यू पुट की. अब एक चीज देखोगे आप ध्यान से, इन दोनों को सम करोगे तो ये आना चाहिए. ठीक है, 1 इसके अक्रॉस 1 वोल्ट मिला, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट मिला, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 6 वोल्ट मिलेगा. अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब इसके बाद बुक में इसके बाद थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है तो डाउट आता है बच्चों को कि क्या दिया हुआ है, तो उसको देख लो. यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद सपोज बुक में दिया है, पेज नंबर है 185. सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर बाय अ सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर. अब हम इन दोनों की जगह एक रेजिस्टर लगाना चाहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टर. सेम सर्किट है, 2 की जगह हमने एक क्या लगा दिया, सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर. तो सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितने ओम का होगा, जो अभी हमने इक्विवेलेंट निकाला था 24 ओम का. ये 6 वोल्ट बैटरी है. इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, उसका रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल्स विल कॉज अ करंट ऑफ, कितना करंट है 0.25 एम्पियर. द रेजिस्टेंस कैसे, अच्छा इन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ये ना लेके इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम बता रहे हैं. अगर 6 वोल्ट की बैटरी है और करंट 0.25 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो ये बता रहे हैं यहाँ से. ठीक है, तो R क्या होता है, V/I, ओम्स लॉ से V/I. 0.25 को मैं सीधा 1/4 लिख दूं, 1 और डिवाइडेड बाय 4 ऊपर गया. ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे ही इन्होंने बताया, कंफ्यूजन नहीं करना क्रिएट. ये सिर्फ इन्होंने बताया कि अगर आपके पास करंट और वोल्टेज है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का बता सकते हैं ऐसे. ठीक है, क्वेश्चन बाकी यहाँ तक हो चुका था पूरा. नेक्स्ट एग्जांपल 11.8. इफ इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10, चलो पहले सर्किट डायग्राम बना ले. चलो फिगर बना दिया. हमें रेजिस्टर्स दिए हुए R1 R2 R3 5 10 30. R1 5 ओम, R2 10 ओम और R3 30 ओम. 5 10 30 respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor. करंट मतलब अच्छा पैरेलल में अब आ जाए हम. पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने भी हो, अभी यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 है. ठीक है, 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो अच्छा सीरीज पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, पैरेलल में V सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल. पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. फिर है सेकेंड पार्ट में, चलो एक एक करके करते हैं. करंट क्या होगा, डिवाइड, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, कन्वेंशनल करंट. डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, आई करंट, यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड तीनों में. तो यहाँ पे आई करंट है, इधर हो गया I1 I2 और I3. तो इंडिविजुअल हमें सब में पूछा है.
और क्या सेम होता है, हमें ये पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हमने, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, और R3 के अक्रॉस भी 12 वोल्ट पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो V हमारे पास है, ओम्स लॉ लगाते हैं, I इज V अपॉन R। I1 के लिए V अपॉन R1, V को V ही रखा है क्योंकि V सेम है तीनों के लिए और रेजिस्टेंस अलग अलग है। V कितना है 12 अपॉन R1 इज 5, 12 बाय 5, 5 2 10, 5 4 20। ठीक है, I1 आ गया। I2 इज V अपॉन R2, V सेम है, R2 10 1.2 एम्पियर, डेसिमल एक प्लेस के बाद लगा दिया। ठीक है, 12 बाय 10 है, एक जीरो है तो डेसिमल यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट हो गया 1.2। नेक्स्ट V अपॉन R3, V अपॉन R3, 3 से कैंसिल करें, 3 4 जा 3 10 जा, 4 बाय 10 दैट इज 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब आपको बी पार्ट में बोला है टोटल करंट। टोटल करंट क्या होगा, तीनों को सम कर दें, I1 प्लस I2 प्लस I3। पैरेलल में करंट ऐड होगा। ठीक है, सारे जितने भी हैं इंडिविजुअल सबको ऐड कर देंगे। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, 4 5 6 और ये हो गया 10 2 3 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। टोटल करंट है 4 एम्पियर जो कि तीनों में जाके डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट में टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट या आर पी हमें निकालना है। तो सीरीज पैरेलल में फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 बाय 30। एलसीएम 30, 5 6 जा 10 3 जा 3 1 जा 10 बाय 30 दैट इज 1 बाय 3। अच्छा, कई बच्चे आंसर को यहीं पे छोड़ देते हैं, आर आ गया, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन सही है ना, 1 अपॉन आर पी इज 1 बाय 3, सो आर पी विल बी 3 ओम। ये है टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो क्वेश्चन 11.9 फिगर गिवन है। इन द फिगर R1 R2 सारी वैल्यूज है। R1 है 10 ओम, देन 40 ओम, 30 20 और 60। ठीक है, आपको सारे रेजिस्टर्स दिए हुए और 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। टोटल रेजिस्टेंस, अब हमें ये देखना है कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में, ये की लगाई हुई है। अच्छा साइन देख लें, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव कनेक्टेड होता है और बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे साइन बन गए। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको 4 सर्किट डायग्राम दे देंगे, एमसीक्यू में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। चलो, हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स कैसे है सीरीज में कि पैरेलल में, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। पैरेलल में अगर करंट जाके डिवाइड होता है, करंट देखो यहाँ से करंट निकला बैटरी से, कन्वेंशनल करंट, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, करंट डिवाइड हो रहा है दोनों में, इसलिए इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में 1 अपॉन आर पी इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या क्या वैल्यूज है, 10 एंड 40। 40 एलसीएम, 4 प्लस 1 दैट इज 5 बाय 40 दैट इज 1 बाय 8। तो आर पी को मैं 1 बाय 8 लिख दूं, 1 बाय 8 नहीं, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें मिल गया 8 ओम। अब नीचे 3 देखें, करंट यहाँ से जाने के बाद यहाँ से करंट फिर से डिवाइड हो रहा है तीनों में। ठीक है, I3 I4 I5 तीनों में करंट डिवाइड हो रहा है, तो R इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, RP डैश डाल रही हूँ मैं, दैट इज 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। R3 हमारे पास है 30, देन 20 है, देन 60 है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60, 3 2 जा 2 3 जा 1, 6 बाय 60 दैट इज 1 बाय 10। सो ये तो आता है ना समझ में, 1 अपॉन आर पी डैश इज 1 बाय 10, सो आर पी डैश विल बी 10 ओम। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम इक्विवेलेंट बना लेते हैं। इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रही हूँ। इन दोनों की जगह एक हमने रेजिस्टर लिया और यहाँ पर आपके पास बैटरी है।
ये है आर पी और ये है आर पी डैश, और यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एमीटर। ठीक है, अब आप देखें ये दोनों जो इक्विवेलेंट मिले हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में। अगर सेम करंट फ्लो होता है मीन सीरीज, अगर करंट डिवाइड होता है मीन्स पैरेलल। तो करंट हम यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, करंट जा रहा है, ठीक है, और सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर एस लिख दें, दोनों का सम, सिंपली सम। सीरीज में क्या होता है, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो आपके पास है 8 और 10, तो आ गया 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ए पार्ट हो गया। अब आप बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ, उसमें फाइंड करना है टोटल करंट। टोटल करंट विल बी वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। वी कितना है, टोटल वोल्टेज 12, टोटल रेजिस्टेंस 18, 6 2 12, 6 3 18, 0.6666, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली 0.67 एम्पियर। टोटल करंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.10, an electric iron consumes energy at the rate of 840 watt when heating is at the maximum rate। तो आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम करता है 840 वॉट जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे है, और आपको दिया है 360 वॉट कंज्यूम करता है वो जब हीटिंग इज मिनिमम रेट पे, हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। वोल्टेज इज 220 वोल्ट। करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, इसमें करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पर भी करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब फॉर्मूला ले लें हम, जो हमें यूज करना है यहाँ पर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एंड टी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, और यहाँ से हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। हीट पर यूनिट टाइम इज पावर, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, ई इक्वल टू पी टी या P इक्वल टू ई अपॉन टी। एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी यहाँ पर कौन सी है, हीट एनर्जी, ठीक है, तो इसको हम P लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। P है पावर, पावर ऑफ द जो भी कंडक्टर आपका है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हमें, हमारे पास पावर है और वोल्टेज है, तो अब P के हम दूसरे फॉर्मूलेस भी यूज कर सकते हैं। 3 फॉर्मूलेस बना सकते हो ओम्स लॉ यूज करके। एक तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर सबसे मेन फॉर्मूला, इसके अलावा I को अगर हम V और R की टर्म्स में दें, गुड इवनिंग, I की जगह V स्क्वायर बाय R स्क्वायर लिख सकते हो ओम्स लॉ से, इनटू R, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो ये पावर का दूसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R, और एक और होता है VI। ठीक है, तीनों फॉर्मूलेस कोई भी एक याद कर लो, बाकी ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे कौन सा यूज करें, हमें I और R फाइंड करना है। हमारे पास P और V है, P और V है, तो मैं यहाँ से R फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है, और P और V है तो मैं यहाँ से I फाइंड कर सकती हूँ। तो आप जो चाहें यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं P इक्वल टू VI यूज कर रही हूँ, P इक्वल टू VI, तो यहाँ से I कितना हो जाएगा, P बाय V, पावर है 840 और वोल्ट है 220, ठीक है, ये दिया हुआ है, कैंसिल करते हैं, 2 11 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 42 बाई 11 डिवाइड करें, 11 3 जा 33, 9 11 8 जा 88, 2 11 1 जा 11, बचा 9, फिर 11 8 जा 88, तो ये आ जाएगा 3.8181, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, ठीक है। 3 पॉइंट, बुक में इन्होंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, इसको राउंड ऑफ करेंगे अगर हम 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 1 1 के बाद क्या है 8, अगर यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा नंबर होता है तो ये वाला जो नंबर है सेकंड टर्म, सेकंड डिजिट है, इसको हम बढ़ा देते हैं, एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, 3.81 के बाद 8 लिखा है, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा, ये वाली जो टर्म है ये 5 या 5 से ज्यादा होगी तो हम यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके हमने 3.82 लिख दिया। तो ये आ गया इस केस में करंट। रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब रेजिस्टेंस के लिए भी आप चाहें तो इससे निकाल लो या आप ओम्स लॉ लगा दो, एक ही आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं, एक आंसर आएगा। हम ये चाहते हैं हमारा कैलकुलेशन कम से कम हो, तो हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, V अपॉन आई। V कितना है 220 और I है 3.82।
अब इस डिवीजन को भी मैं करके दूं या खुद से कर लोगे? कर दूं? चलो ये डेसिमल हटाते हैं, ऊपर 2 0। ठीक है, अब कुछ कैंसिल वैंसल मत करो, सीधा डिवाइड कर दो। टाइम कम होता है एग्जाम में और बहुत सारा करना होता है, तो फिर क्या होता है, कैंसिल करोगे उसमें कहीं मिस्टेक हो जाएगी, फिर बोलोगे मिस्टेक होगी। चलो अभी इसमें क्या ले हम, बताओ किससे जाएगा ये? 382, 3 5 3 6 करके देखते हैं। 382 इंटू 6 करके देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 से। 2 5 10, 41 4, 9 10 11 2 आएगा। जल्दी से चेक करें, सही आ रहा है? सही कर रहे हैं हम, चेक करो। करें आगे, माइनस हो गया, ऊपर से 1 0 नोट डाउन करते हैं। अभी किससे जाएगा? 7 से जा रहा है। 382 इंटू 7, 7 to the 14, 7 to 56, 6 5 21 26, 2 6 6 4। माइनस करने से कितना हो रहा है बताओ? कुछ गलत हो गया? ओके, 2 6 7 4 चेक करते हैं। 2 7 14, 7 is 56 प्लस 1 57। ठीक है, 2 6 7 4 माइनस करेंगे और ठीक है डेसिमल लगाते हैं। अब किससे जाएगा ये? 5 से ले लें फिर से। 10 माइनस 4 6। ठीक है, 5 से 6 से किससे ले? अब 1 9 1 0 5 से हमने पहले किया हुआ है। अब इसके बाद 9 या 8, 9 ले लें। 9 2 18 1, 8 9 72 3 7, 9 3 27 प्लस 7। ठीक है, तो ये आ गया 57.59 ओम। एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ ये? 57.6। इसको राउंड ऑफ कर दिया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.59 की जगह 60 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? राउंड ऑफ तो क्लियर है ना? राउंड ऑफ। अब सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे करना है। ये तो हमने मैक्सिमम रेट के लिए कर दिया, अब मिनिमम रेट के लिए मेथड यही है, कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा इसमें। पहले हम निकालते हैं आई इस P अपॉन V, P 360 और V है 220। कैंसिल करें, 2 11 सा 2 18 सा, 18 डिवाइडेड बाई 11, 11 सा 11, 11 6 सा 66, 11 3 सा 33। सही जा रहा है? 11 6 सा 1.636 एम्पियर। इसको भी राउंड ऑफ कर दें, 36 की जगह क्या कर दें? 1.640। ठीक है, 1.64। 36 को हम 3 को यहाँ पे 6 है, 5 से ज़्यादा होता है तो इसको बढ़ा सकते हैं एक नंबर। ठीक है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये करंट आ गया। अब हम रेजिस्टेंस निकालना है, V अपॉन आई। V है 220 और I अभी आपने निकाला। इससे पहले वाली वैल्यू ले लूँ क्या? नहीं, ये ले लेते हैं। चलो इसमें अब बच्चे बोल रहे हैं कि कैंसिल करने से ज़्यादा इजी हो जाता है, तो चलो कैंसिल कर लेते हैं। डेसिमल हटाते हैं, देखो कैलकुलेशन है जैसा आप चाहो करो। 2 8 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 3 0, 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 0 0, 41 और ये है 5 5 0 0। 1 से जाएगा पहले, ऊपर से एक 0 नोट डाउन। 4 3 जा, ऊपर से एक 0, 4 4 जा 16। डेसिमल लगा दें अब? नहीं नहीं, डेसिमल क्यों लगाएंगे, जा रहा है ना तो। हाँ, इसमें यहाँ पे अभी 0 नहीं है, 10 माइनस 4 किया 6 बचा। अब 41 की टेबल में 6 नहीं आता तो डेसिमल लगा के अब 0 लिखेंगे। अब ये 1 से जाएगा 41, नीचे का बोर्ड का दिख नहीं रहा होगा आपको। इसके बाद ये माइनस करोगे तो बचेगा 19, फिर ये किससे जाएगा? एक 0 लगा दोगे, 190 है 5 4 से। ठीक है, तो इसको हम इतना ही रख लें। 4 के बाद एक डिजिट और आएगी, कितनी आएगी? 6। तो ये R आ गया 134.146, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 134.15 ओम। 46 को हमने 50 लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट एग्जांपल 11.11।
100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टर। तो आपके पास हीट दी हुई है, मतलब हीट एनर्जी है 100 जूल पर सेकेंड, मीन्स टाइम है 1 सेकेंड, और रेजिस्टेंस है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या है, जहाँ पे V और R हो, ये वाला। अच्छा मैंने यहाँ नहीं लिखा। H इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, देखो पावर आपके पास है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर इंटू टाइम, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, यही होता है हीट, पावर इंटू टाइम। हीट एनर्जी, एनर्जी इज पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से हीट, ये H है, तो H क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, H R अपॉन टी। हीट एनर्जी 100 जूल, रेजिस्टेंस 4 ओम, टाइम 1 सेकेंड्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो V कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो V आ गया 20 वोल्ट। आप चाहें तो अलग तरह से कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया है, चाहे जैसा कर लें, फॉर्मूलेज वही के वही फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 11 पॉइंट बचा है अभी, 1 2, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। करंट दिया हुआ है 0.50 एम्पियर। पावर फाइंड करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, V इंटू आई, V 220 इंटू आई है 0.5। डेसिमल के बाद वाले जीरो को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 5 टू द 10, 5 टू द 10, ये आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 11.13, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में कि 400 वॉट क्या है, यूनिट देखो, यूनिट क्या है, वॉट। वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट, ठीक है। ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 डेज के लिए आपको कॉस्ट बतानी है, और कॉस्ट दी हुई है ₹3 पर किलो वॉट आवर, ₹3 पर किलो वॉट आवर। मतलब हम पहले एनर्जी निकालें किलो वॉट आवर में, तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी फॉर 30 डेज, अगर एक दिन की एनर्जी है पावर इंटू टाइम, तो 30 दिन की 30 इंटू PT, ठीक है। पावर कितनी है 400 वॉट, और टाइम है 8, पावर यूनिट वॉट, टाइम यूनिट आवर। 3 4 12, 3 0 इंटू 8 वॉट आवर। 3 0 की जगह के लिख दें, तो 12 इंटू 8 के किलो वॉट आवर, 12 8 96 किलो वॉट आवर। ये आ गई एनर्जी। अब आप पावर निकाल लें, कॉस्ट निकाल लें, यहाँ कर दें कॉस्ट। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, चलो वापस, चलो इसको दूसरी तरह से समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया। एक दिन का पहले निकालें, फिर 30 डेज का करते हैं। एक स्टेप यहाँ पे और करते हैं, एनर्जी 1 डे के लिए। एक दिन में कितनी एनर्जी कंजप्शन होगा, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है 400, और टाइम है 8 आवर्स, वॉट आवर में आंसर आ गया, ठीक है, कोई डाउट। एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, पावर है 400 वॉट, टाइम है 8 आवर्स, ठीक है, ठीक। अगर एक दिन में इतना एनर्जी कंजप्शन है, तो 30 डेज में कितना होगा, इंटू 30 कर दिया, अब वैल्यूज डाल दी, सॉल्व कर लिया, ठीक है। किलो वॉट आवर, देखो यहाँ पे 3 0 है, वॉट आवर, तो 3 0 की जगह के लिख दें, के किलो वॉट आवर। अब किलो वॉट आवर के लिए रेट दिया है, 1 किलो वॉट आवर पे कितना रुपीज है, 3 रुपीज का कॉस्ट है, और हमारा है 96 किलो वॉट आवर, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96, 6 3 18, 288 रुपीज आ गया। ये आ गई टोटल कॉस्ट।